नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना के बाद पोस्ट कोविड की और बात होगी कोरोना महामारी के बीच पोस्ट कोविड से होने वाली समस्याओं की। कोरोना से रिकवर होने के बाद भी कई लोगों को तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं। इसे एक्यूट पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कह सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड से ठीक होने के बाद कई लोगों को किसी तरह का संक्रमण या कोई पुरानी बीमारी फिर से होने का खतरा बना रह सकता है। कई लोगों को हफ्तों और महीनों तक कई शिकायतें सामने आ सकती हैं। हालांकि ये निर्भर करता है कि कोरोना वायरस ने आपके शरीर को कितना प्रभावित किया है। जिन लोगों पर कोरोना वायरस का असर ज्यादा हुआ है, उन्हें कई तरह की परेशानियां होने का समय 6 महीने से 3 महीने का हो सकता है। ऐसे में अगर आपको भी कोई परेशानी हो रही है तो हमारे खास प्रोग्राम में आपकी और आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको उपलब्ध कराया जाएगा। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में पोस्ट कोविड मरीजों को लेकर बात होगी। प्रोग्राम में जुड़े डॉक्टर्स के खास पैनल से सवालों के जवाब हम लेंगे और सवालों की यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आजकल लोगों के जहन में हैं। बच्चों में पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या होते हैं? पोस्ट कोविड मरीज घर में अपना ध्यान अगर रखना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसके अलावा पोस्ट कोविड सिंड्रोम में पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है? पोस्ट कोविड मरीज को नींद कम आए तो क्या करना चाहिए? पोस्ट कोविड लोग घर में यदि अपना ध्यान रखना चाहते हैं तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है? पोस्ट कोविड सिंड्रोम में पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या टर्म है? इसके अलावा पोस्ट कोविड लोगों को नींद यदि कम आए तो उसका क्या उपाय कर सकते हैं? पोस्ट कोविड और कोरोना लक्षण में अंतर कैसे करें? हल्की खांसी, सिर में दर्द या शरीर में दर्द, यदि इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं कोरोना के बाद तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? और बच्चों में कोरोना से ठीक होने के बाद यदि पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं तो बच्चों को कैसे उनका ख्याल रखना है, कैसे उनका हौसला बढ़ाना है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हम अपने आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और उसके साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन RML दिल्ली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। BC रॉयडी भी हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। कार्यक्रम की आज हम शुरुआत करेंगे और आज हमारे हेल्थ कॉन्फ्रेंस में विशेष तौर पर हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स को लेकर और साथ ही साथ पोस्ट कोविड के बाद जो प्रॉब्लम्स, जो सिम्टम्स लोगों को आते हैं, जो परेशानियां बढ़ रही हैं, उनको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र जी आपके पास आऊंगी और मेरा पहला सवाल आपसे ही है। पोस्ट कोविड के बाद जो तमाम तरह की समस्याएं लोगों को पेश आ रही हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सर में दर्द, थकान, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है और कुछ लोगों को ये भी शिकायत आ रही है कि नींद उन्हें नहीं आती है। ये सिम्टम्स क्या आम है? क्या इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स हैं? और दूसरी बात कि ये सिम्टम्स कितने दिनों तक लोगों में बने रह सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जो आप कर रहे हैं। डॉक्टर सूद भी हमारे साथ हैं और ये जो पोस्ट कोविड सीक्वली जिनको हम नाम देते हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद लोगों में तरह तरह के लक्षण आते हैं, उसमें जो हम कैटेगराइज कर सकते हैं उनको लक्षण को कि उसमें सिस्टम रिलेटेड लक्षण होते हैं कुछ लोगों में, जैसे आपने कहा ब्रेन कॉग्निटिव, जिसको हम ब्रेन से रिलेटेड लक्षण कहते हैं, जिसमें एक फॉगीनेस का शब्द दिया गया है कि लोग थोड़ा सा भूलने की प्रक्रिया लोगों में देखी गई। लोगों ने ये कहा कि हमको याद नहीं रहता है। तो एक तो ये जो लक्षण है। दूसरा लैक ऑफ स्लीप, जैसे आपने कहा कि नींद पूरी न आना, ये भी एक लक्षण लोग बता रहे हैं। उसके बाद जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों को सिर में थोड़ा हल्का सा दर्द रह सकता है और शरीर में दर्द रह सकता है कुछ समय तक। एक कमजोरी शरीर में आना, ये बहुत काफी लोग इसको जो कोविड से रिकवर हुए हैं, माइल्ड कोविड से भी जो लोग रिकवर हुए हैं,
कमजोरी की बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं। और इसमें देखिए हमें ये भी थोड़ा सा बांटना पड़ेगा कि एज क्या थी जिस उम्र पे किसी को कोविड हुआ। 18 वर्ष से ऊपर ज्यादातर लोग हैं, इसमें वयस्क हैं। यंग लोग कोई भी जो कोविड को अच्छे से बर्दाश्त कर लेते हैं, उससे रिकवरी उनकी अच्छी हो जाती है। तो उन लोगों में ज्यादातर कोविड का जो रोग है वो कम गंभीर होता है, उससे अच्छी रिकवरी हो जाती है। लेकिन जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी कई क्रॉनिक बीमारियां रहती हैं। जैसे किसी को डायबिटीज हो सकती है, किसी को पहले से हार्ट के तकलीफ, हृदय का रोग हो सकता है, किसी को ऑलरेडी कोई स्ट्रोक हुआ हो पहले, वो भी हमने केसेस देखे हैं। या किसी को जैसे दमे का रोग रहा हो, किसी को कभी कभी लंग की ट्यूबरकुलोसिस हुई हो। तो दूसरे जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, कोई आईसीयू में होता है, कोई वार्ड में होता है, केवल थोड़ी किसी को ऑक्सीजन लगती है, किसी को ऑक्सीजन भी नहीं देनी पड़ती है। तो इसमें काफी हद तक सिम्टम्स जो है कमजोरी के तो बहुत लोग कहते हैं। और उसमें जो हम लोगों ने देखा है कि वायरस, कोई भी वायरल इलनेस, कोविड भी एक वायरस है, वो शरीर के हर हिस्से में जाता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन करता है। और उसके अगर इन्फ्लेमेशन गंभीर हुआ है तो लक्षण ज्यादा होते हैं, गंभीर नहीं हुआ है तो लक्षण बहुत कम होते हैं। जैसे आपने देखा कुछ लोगों को एकदम लक्षण रहित कोविड हुआ, तो वो लोग, उन लोगों को पता भी नहीं लगा कि कोविड हुआ और बाद में भी कोई समस्या नहीं होती। कुछ लोगों को, जिनको हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में अगर 3 कैटेगरीज में इनको विभाजित करें, तो कुछ लोगों को मॉडरेट हुआ जिसमें कुछ निमोनिया हुआ, लेकिन निमोनिया बहुत ज्यादा स्कोर का नहीं था और वो लोग उससे ठीक हो गए। लेकिन लंग में निमोनिया जरूर वहाँ इन्फ्लेमेशन करता है और उससे फाइब्रोसिस होती है। तो कुछ लोगों को बाद में सांस की तकलीफ होती है, या उनको उनके ऑक्सीजन का लेवल का प्रॉब्लम होती है। और जो सीवियर, जिनको हुआ, गंभीर रोग हुआ, जो लोग आईसीयू में और हाई फ्लो ऑक्सीजन मिली, या कुछ लोग वेंटिलेटर पे जाके भी निकले, तो वो भी जो है उन लोगों को बाद में सिम्टम्स ज्यादा देखने में आते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ये हर ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है कोविड वायरस। तो जैसे हार्ट की मसल में भी वायरस इम्पैक्ट कर सकता है, जिसमें हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। जैसे ब्रेन का मैंने कहा कि उनको कुछ फॉरगेटफुलनेस या हेडेक, या उनको जो है जैसे एंजाइटी, न्यूरोसिस होना, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक होने के बाद भी स्ट्रेसफुल रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एक ये जो भ्रम भी रहता है काफी, इसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं, वो भी काफी देखने में आ रहे हैं। फिर भूख, किसी की भूख चली जाती है, टेस्ट खत्म हो जाता है, किसी की स्मेल चली गई, तो वो भी लक्षण रहता है। अभी आज ही हमारी एक सीनियर नर्स है, उन्होंने फोन किया कि मेरी स्मेल अभी तक वापस नहीं आई, और उनको लगभग संक्रमण हुए करीब 40 दिन हो गए। तो रीएश्योरेंस चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए होती है लोगों को कि आप ठीक हो जाएंगे। और कमजोरी, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत लोगों को होता है वो। उसके लिए भी लोगों को यही, हम लोगों को धैर्य देना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है कि आप लोग ठीक हो जाएंगे। और एक और बात जो देखी गई है कि वेट लॉस हो रहा है लोगों को काफी, और ये जो एल्डरली लोग हैं इनमें काफी वजन कम हो जाता है। 7-7, 8-8 किलो वजन भी कम हुआ है। किसी ने मेरे को बताया मेरा 15 किलो वजन कम हो गया, किसी ने कहा 8 किलो वजन कम हो गया इस इलनेस के दौरान, क्योंकि एपिटाइट ठीक नहीं रहा, टेस्ट चला गया, पूरी तौर से खाना नहीं खा पाए। तो इस तरह से आप देखिए, इन लक्षणों को आप देखें तो आप इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लक्षण। उसके बाद हमारे लंग्स के, अगर चेस्ट पे आ जाते हैं, उसमें हार्ट के वजह से लोगों को दिक्कत होती है, तो उसका भी चेकअप बाद में करना आवश्यक होता है। कुछ लोगों को पाचन तंत्र के सिम्टम, जिसमें भूख न लगना और उसके सिम्टम देखने में आते हैं। कुछ लोगों को जो डायरिया भी होता है, वो शुरू में ही होता है, लेकिन बाद में इतना नहीं होता है। और इसके अलावा जैसे पेरिफेरी में हम देखें, अपने हाथ पैरों में खासतौर से कमजोरी का जो एहसास होना, तो ये भी काफी लोगों में देखने में आया है। और जो ब्रेन के हैं, जैसे अब आपने भी कहा, लोगों को नींद की कमी, नींद नहीं ठीक से आ रही है, थोड़ा चिंता रहती है। फिर इसमें कई बार कुछ लोगों ने
इवन आई में दिक्कत बताई, कंजक्टिवाइटिस हो गई कुछ लोगों को उससे, तो वो लालपन आ जाता है उनके कंजक्टिवा में अभी भी। तो ये जो लक्षण है, बहुत सारे लक्षण तो स्वतः ठीक हो जाते हैं, केवल समय देना होता है हमको। लेकिन कुछ जो पोस्ट कोविड सीक्वली हैं, जैसे हार्ट में मान लीजिए मायोकार्डाइटिस हो गई, मायोपैथी हो गई, तो उसके लिए तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह पे ही चलना पड़ेगा। कुछ टेस्ट भी करने पड़ते हैं, इको है या और टेस्ट करके उनको कुछ दवाइयाँ भी चाहिए हो सकती हैं। फिर हमने ये देखा कि काफ़ी लोगों को जो गंभीर कोविड में जो क्लॉटिंग का एक इश्यू आया, उसमें उसकी वजह से ही लंग के जो लक्षण होते हैं, जो निमोनिया होता है, वो उसकी वजह से होता है। और वो भी बाद में इसीलिए ब्लड थिनर्स भी देने पड़ते हैं थोड़ा ज़्यादा समय के लिए, जैसे 1 महीने के लिए दे दिए, 2 महीने के लिए दे दिए। तो ये सारे करके हमको हर उस पे ही, लेकिन ये सबको नहीं होते। अधिकतर लोग, जैसे मैंने कहा, हम जो कहते हैं कि 85 से 90% लोग बिना किसी दिक्कत के ठीक हो जाते हैं और ठीक ही रहते हैं। जी। एक 10% डॉक्टर मिश्र जी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बार फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपने दर्शकों को लगातार हम बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं उनको लेकर हमें कितना चिंता करने की ज़रूरत है, और यदि सिम्टम्स हैं तो हम उसके लिए क्या कुछ इलाज कर सकते हैं। यदि आपके भी कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स की। यदि आपकी भी कुछ सवाल हैं तो हमें कॉल करिए। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर के पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर MC मिश्र, पूर्व निदेशक एम्स हमारे साथ हैं, और डॉक्टर राजीव सूद, डीन RML दिल्ली व BC रॉय अवॉर्डी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ आशुतोष जी कॉलर कानपुर से जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं कि इनका क्या सवाल है।
आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अपना सवाल रखिए, आप क्या जानना चाहते हैं? जैसे कि वैक्सीन लगाई मैंने कोविशील्ड, तो उससे जैसे मतलब कुछ लोगों को बुखार आता है, लक्षण होते हैं, जैसे बुखार नहीं आया, कोई इसमें दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आपने कॉल किया, इस सवाल को मैं ज़रूर डॉक्टर साहब के सामने रखूंगी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कॉलर हमारे साथ बरखा जी नोएडा से जुड़ी हुई है। जी बरखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी बरखा जी, अपना सवाल रखें आप। हाँ मैडम, मेरे को अभी 1.5 महीने पहले जो है कोविड हुआ था जी। उसके बाद मैंने फिर रिपोर्ट कराई थी, अभी पिछले 25-26 तारीख में, तो वो निगेटिव आई थी जी। तो मेरा अभी तो मैडम मेरे को डॉक्टर निशा से पूछना था कि मेरे को अभी खांसी रहती है और कभी ज्यादा कभी कम, कभी हल्का सा कफ निकलता है, पूरे दिन गले में खराश भी रहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका सवाल हमने नोट कर लिया। ज़रूर आपके सवाल को डॉक्टर मिश्रा जी के सामने रखेंगे। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले मैं सवालों की बात करूं, सबसे पहले डॉक्टर राजीव सर आपका रुख करेंगे। और अगला सवाल मेरा, जिस तरह से हम डॉक्टर मिश्रा जी से चर्चा कर रहे थे, सिम्टम्स की हमने बात की है, यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये जो तमाम सिम्टम्स, पोस्ट कोविड सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं, ये मरीजों में दिखाई देते हैं, ये कितने लंबे समय तक बने रहते हैं? क्योंकि अक्सर होता ये है कि इस तरह के सिम्टम्स जब लोगों में आते हैं, एक तो कोरोना से ठीक होकर मरीज वैसे ही उठता है, दूसरी बात जब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो चिंताएं जाहिर सी बातें बढ़ जाती हैं। और अगर ये सिम्टम्स लंबे हो तो कहीं ना कहीं परेशानी के साथ मेंटल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगी कि कितने लंबे समय तक ये सिम्टम्स मरीज में बने रह सकते हैं? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा, काफी उसका बैकग्राउंड तो डॉक्टर मिश्रा आपको दे चुके हैं। अभी आपको ये बता दें कि ये जो कोविड है, ये कई तरह से हमारे को इफेक्ट करता है, हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है। इसमें आपको आइसोलेशन चाहिए, इसमें आपको क्वारंटाइन चाहिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम से बचाना है, तो आप लोगों को मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी हो जाती है। और इसलिए टेली काउंसलिंग ग्रुप्स बनाते हैं हम हॉस्पिटल्स में। जितने भी लोग एडमिट होते हैं, आइसोलेशन में होते हैं, उनको कोई तरीका बताते हैं कि आपस में सब जुड़ें और अपनी क्वेश्चन आंसर्स कर सकें। उसमें हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और मेंटल हेल्थ को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो इसके इफेक्ट जो है लंबे टाइम तक रहते हैं, जिसको आप जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि आपके मेमोरी लॉसेस होते हैं, आपको कंसंट्रेशन करने में मुश्किल होती है, आपको नींद का प्रॉब्लम होती है। ये सब सिम्टम्स इसी वजह से आते हैं। इन सब सिम्टम्स को आप चाहे इसको एक्यूट सिंड्रोम बोले पोस्ट कोविड, या कई बार इसको बोलते हैं कि ये पोस्ट कोविड हॉलर्स होते हैं, जो ले लैंग्वेज में बोला जाता है। तो वो लोग कंप्लेंट करते हैं, और वो ये सिर्फ ये नहीं है कि वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो जाता है, उनको सचमुच फिजिकल इफेक्ट होता है। अब फिजिकल इफेक्ट कैसे होता है? आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, और उसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम आती है आपको साइटोकाइन स्ट्रॉम से। साइटोकाइंस क्या है? केमिकल्स हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने के लिए। और जब ये उनसे लड़ चुके होते हैं, पहले 10 दिन के अंदर वायरस को मार देते हैं, तो उसके बाद ये हमारी बॉडी के ये इतने ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं बॉडी में कई बार, कि हमारे नॉर्मल टिश्यूज को भी अटैक कर देते हैं। अब आप ये देखिए कि वायरस जो है वो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स वो कोशिकाओं के ऊपर जगहें हैं जिनको हम गेट बोल सकते हैं कोशिका का। और ये ACE2 जो रिसेप्टर्स हैं, इनसे वायरस अंदर चला जाता है, और वो जहां जहां जिस ऑर्गन के अंदर ये रिसेप्टर्स होंगे, उन सारे ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है। ये लंग को इफेक्ट करता है, ये जनरलाइज वेसल्स को इफेक्ट करता है, ये किडनीज को इफेक्ट करता है कई तरीके से, और ये आपके हार्ट को इफेक्ट करता है, ये पूरी वेसल्स को इफेक्ट करता है, हमारे शरीर के ब्रेन को इफेक्ट है, हर चीज को इफेक्ट करता है। और इसमें ये होता है कि साइटोकाइन के अलावा हमको थ्रोम्बोसाइटोपेनिक जो एम्बोलिज्म होता है, थ्रोम्बोसिस होती है, और एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। एंडोथेलियम होता है हमारी जितने भी खून की धमनियां हैं, नालियां हैं, उसकी जो लाइनिंग होती है अंदर की, उन सबको अफेक्ट करता है, जिसको हम डी डाइमर से नापते हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स में होती हैं। जैसे आप किडनी की बात करें, मैं एक यूरोलॉजिस्ट भी हूँ, और डॉक्टर मिश्रा जो है वो
एक किडनी ट्रांसप्लांट में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अभी आपको ये बताएं कि किडनी के अंदर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कर देता है ये हमारी वेसल्स हैं जो किडनी की छोटी छोटी, उनको भी इफेक्ट कर देता है। तो ये जो सारे एक्यूट रीनल इंजरी कर देता है, एकदम उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये लिमिटेड नहीं होती, जैसे लंग में हुआ उसका कंप्लायंस कम होता है, उसमें उसकी एक्सरसाइज की जरूरत है, उसकी रिकवरी की जरूरत है, फाइब्रोसिस ना हो उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। इसी तरीके से गुर्दे के अंदर शुरुआत तो होती है कि यूरिन के अंदर थोड़ा प्रोटीन्स निकल गए या ब्लड निकल गया, पर ये इंजरी कंटिन्यूसली हो सकता है होती रहे। और आपको ये बताएं कि कोरोना मरीजों को 20% केसेस में होती है, पर जब पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है तो उसको कार्डियो रीनल सिंड्रोम हो जाता है और उसको ये किडनी की प्रॉब्लम 80 से 90% लोगों को पाई गई है। तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं इस टाइम। पिछले 1 साल के अंदर कम से कम 2,500-3 हजार स्टडीज इनिशिएट हो गई हैं, बायोमार्कर्स आइडेंटिफाई हुए हैं कि कैसे हम देखें कि किडनी की डैमेज हो रही है उसका कौन सा बायोमार्कर को चेक करें, लिवर की हो रही है उसका कौन सा करें, आपका हार्ट का हो रहा है उसका, वेसल्स का, और इवन वेस्कुलर बायोमार्कर्स की बात हो रही है। तो ये जितने भी हम टेस्ट करते हैं इसके अंदर अभी ये सारा रिसर्च चल रहा है और हम बहुत जल्दी आएंगे इसके ऊपर कि ये पहले जो 3 से 6 महीने तक जो प्रॉब्लम रहती है वीकनेस की, वेट लॉस की, मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, जब मेरे को कोविड हुआ और मैं आईसीयू में एडमिट हुआ, मेरा 12 kg वेट कम हो गया, भूख नहीं लगी कई दिन तक, चलते हुए कम कपाहट होती थी, आपको ऐसे लगता था आप गिर जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है जिसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं, ये सारा रिकवरी करने के लिए आपको बहुत धैर्य की जरूरत है। जैसे बताया स्मेल नहीं आ रही, अगर स्मेल नहीं आती, टेस्ट नहीं आती, उसको माना जाता है कि ये हल्का कोविड है, पर ये लंबे टाइम तक भी रह सकता है, ये कई बार 6 महीने भी रह सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों से हम लोग ये चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। फिजिकल हेल्थ तो है जो ग्रेजुअली आपको पता चलेगा, आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। तो जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए बहुत बड़े हमारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, काउंसलिंग की जाती है और उसको देखा जाता है, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही खराब हो जाएगी तो आपका जो आउटपुट है, आपका जो लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, आपने दिनचर्या करनी है या आपने अपनी जॉब करनी है, इवन कंसंट्रेट करना है किसी चीज के ऊपर, ये सब कम हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए हर ऑर्गन का इफेक्ट है, ये प्रोग्रेसिव भी है, ये भी देखा गया। ये ऐसा है कि एक बार इसमें इंजरी हो जाए और आपने समय पे ध्यान नहीं दिया तो ये इंजरी बढ़ती जाती है। और इसलिए अभी हमको 1 साल हो गया इस बीमारी से जूझते हुए। ये बीमारी जो है डायरेक्ट वायरस का अटैक एक प्रॉब्लम है, साइटोकाइन इफेक्ट अटैक दूसरी प्रॉब्लम है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन तीसरी प्रॉब्लम है, और चौथी प्रॉब्लम है हमारा इम्यून सिस्टम जो वीक हो गया, उससे जो अब ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस की बातें हो रही हैं, जो कि एक फंगस है हमारे आसपास जो कि नॉर्मल है, हमारे सांस हवा में भी है, पानी में भी है, हॉस्पिटल के में भी ये है, सब जगह पे है। और ये इसका काम होता है एक डेड बॉडीज को या डेड पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको खत्म करके मिट्टी में मिलाना, उनके न्यूट्रिएंट्स को वापस डालना। ये अट्रैक्ट किससे होती है? उससे होती है, मेटेलिक से होती है, जिंक से होती है या आयरन से होती है। और जब मैंने आपको बताया हीमोलाइसिस टाइप की इस कंडीशन हो जाती है कोरोना से, तो उसके अंदर हमारे को इस फंगस को हमारे शरीर में, जब आपने स्टेरॉइड लिए, डायबिटीज हुई या आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ, उनको जिंक हम खा रहे हैं वायरस से लड़ने के लिए, पर वो इसका फूड बन जाता है, ज्यादा देर तक हम लेते रहे तो जिंक है, आयरन है, इम्यून सिस्टम है, स्टेरॉइड्स है, डायबिटीज है, तो और कॉम्प्लिकेशन होती है। और यही नहीं, ये भी देखा गया है कि पेशेंट्स को, कई पेशेंट्स को एंट्रिक फीवर या सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन, और जो लंग्स हैं जो क्लॉट से अफेक्ट होते हैं, शुरू में छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं और इसीलिए कहते हैं कि हमारे ये जो कोगुलेशन है उससे इफेक्ट होते हैं, बाद में उनमें सेकेंडरी निमोनिया भी बन सकता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो खत्म हो गई है दोबारा आ जाती है।
शुरू में जो गले में इरिटेशन होती है वो हमारे जो सेल्स है उसमें वायरस घुस जाता है, वो रेप्लिकेट होता है, तो गले वगैरह में इरिटेशन होती है। पर बाद में जो होती है एक बार ठीक होने के बाद या 14-15 दिन के बाद वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी इसके लिए ससेप्टेबल हो जाती है, और इसलिए उसका इलाज एंटीबायोटिक्स और अलग तरीके से शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब जिस दवाई की जरूरत हो उसी टाइम वो दवाई दी जाए। अगर आपने गलत दवाइयां दे दी, जैसे स्टेरॉइड शुरू में दे दिए, एंटीबायोटिक शुरू में दे दिए जब उनकी जरूरत ही नहीं थी, तो आप दूसरी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। तो पोस्ट कोरोना सिर्फ वायरस की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती, हमको साइटोकाइन स्टॉर्म इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, हमारे को एंडोथेलियल डिसफंक्शन कोगुलोपैथी की वजह से होती है, हमारे को इम्यून सिस्टम वीक होने से होती है, हमारे को जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट हो गया उससे होती है, और सबसे बड़ी बात है कि सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं और हमको वैसे लगता है कि कोरोना दोबारा हो गया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और गाजियाबाद से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या सवाल है उनका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना नाम बता दें आप सर। AK मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें आप। सर मुझे हुआ था और डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन की है। 10 मई को मेरा 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड हो गया, तो मुझे पूछना है कि मुझे सेकंड डोज 10 मई के बाद कितने दिन बाद लगवा सकता हूँ मैं सेकंड डोज? 10 मई को आपको कोरोना हुआ है? कोरोना हुआ और 10 मई को 14 दिन का पीरियड घर पर ही हो गया और मैं ठीक हो गया। जी बिल्कुल, ठीक है, आपका सवाल मैं रख देती हूँ। डॉक्टर मिश्रा जी आपके पास आऊँगी। सबसे पहले हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं वो आपके सामने रख देती हूँ और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पहले कॉलर आशुतोष जी थी जो जानना चाह रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें कोई फीवर नहीं आया, तो क्या इसमें चिंता करने की कोई बात है? ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, जब फीवर ही नहीं आया तो चिंता किस बात की? जी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन के बाद जब फीवर आता है तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं या वैक्सीन अपना असर कर रही है। ये धारणा बिल्कुल भी गलत है कि अगर आपको, मेरे को भी कोई लक्षण नहीं आया था टीका लगने के बाद, तो ऐसा नहीं है। आपका शरीर स्वस्थ है, कैसे रिएक्ट करता है, हर एक का शरीर भिन्न है। कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा फीवर आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता, पता ही नहीं लगता, केवल वहाँ इंजेक्शन की जगह पर थोड़ा दर्द होता है। तो इसमें तो चिंता करने की कोई बात नहीं। हाँ, ये अवश्य है, अगर इनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं कि इनका एंटीबॉडी बनी है शरीर में, तो उसके टेस्ट आजकल उपलब्ध हैं और वो करा के ये देख सकते हैं। क्योंकि ये मैं जरूर कहूँगा इनकी बात से के लेके कि कोई भी वैक्सीन चूंकि 100% नहीं बनाती है प्रतिरोधक क्षमता, तो कुछ लोगों में अवश्य नहीं बनती है या उतनी नहीं बनती है, तो आप फिर दोबारा या तो दूसरी वैक्सीन लगाने के लिए सोच सकते हैं या फिर और अगर ठीक बनी हुई है तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। जी बिल्कुल। अगला सवाल बरखा जी का था, उनका पोस्ट कोविड रिलेटेड ही मुझे सवाल लग रहा था। उनका कहना ये है कि कोरोना से ठीक हुए उन्हें लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है, लेकिन अभी भी खांसी और उसके अलावा सर्दी, इस तरह की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। उसके लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए अब? है जो देखिए, वर्षा जी को भी याद होगा, हम सबको पता है कि जब कोविड से पहले भी जब वायरल हम लोग को फीवर होता था या जो फ्लू होता था, खांसी कई बार कई हफ्ते चल जाती है, और वो चूंकि ये रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत इन्फ्लेम कर देते हैं और वो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड होने में समय लग जाता है। तो खांसी के लिए अगर अभी भी चल रही है तो ये जिन डॉक्टर के संरक्षण में इनका उपचार हुआ है उनसे ये फिर से बात कर सकते हैं और वो कोई ना कोई सिरप या दवाई बताएंगे खांसी की, और ये भी देखेंगे कि कोई और कारण तो नहीं है और इनको कोई एलर्जी तो नहीं है किसी तरह की। तो मेरे ख्याल से अगर दिक्कत है तो अगर स्टीम लेने से और कफ सिरप लेने से खांसी वैसे तो कम हो जाती है समय के साथ, और थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, ये प्राणायाम जरूर करें, अनुलोम विलोम जरूर करें, और जो भी सिक्रीशंस है जमा होते हैं उनको निकालें प्रयत्न करके,
तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जी, अब चर्चा पे वापस लौटेंगे और पोस्ट कोविड सिंड्रोम में पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक टर्म है, इस टर्म के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी डॉक्टर मिश्रा जी आपसे सवाल है मेरा। उसने बहुत विस्तार से बताया कि जो हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, ये रेस्पिरेटरी वायरस है। आमतौर से फ्लू जो है वो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, लेकिन कोविड जो ये कोरोना वायरस है ये हमारे अंदर लंग्स में चला जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है। जो हमारे लंग की पेरिफेरी में जो एल्वियोलाई होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, अच्छा उसमें वहीं पे छोटी छोटी जो कोशिकाओं की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनियां होती हैं खून की, जो आर्टीरियल वीनस सब, उनका इन्फ्लेमेशन होता है, उनमें क्लॉटिंग होने लगती है। जब वो इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ स्वेलिंग होती है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे डॉक्टर सूद ने बताया, जिसको हम साइटोकाइन रिस्पॉन्स बोलते हैं। कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। वो इन्फ्लेमेशन जब ठीक होता है तो उसमें जो जैसे हम देखते हैं ना, आपका घर बनता है, आप एक ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, बीच में सीमेंट रखते हैं, तो अगर वो सीमेंट तुरंत आप वो ईंट को हटाएंगे लगाने के बाद तो हट जाएगी, लेकिन अगर सूख जाएगा सीमेंट तो वो ईंट नहीं हटेगी, वहां से चिपक जाएगी वहां पे। यही काम ये इन्फ्लेमेशन करता है। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसमें बहुत ज्यादा कसके नहीं वो होता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब आपका पहला हफ्ता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत करिए, जिससे आपका वो लंग आपका एक्सपेंड होता रहे। जब ये थोड़ा देर हो जाती है तो ये जो कोशिकाएं हैं चिपक जाती हैं एक दूसरे से, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। वो एक प्रक्रिया है, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट कैपिलरी रिएक्शन होती है, उसमें कोलेजन लेट डाउन हो जाता है इन्फ्लेमेशन में, और वो जो सॉलिडिफाई कर देता है कोशिकाओं को, जो लंग की हमारे एल्वियोलाई है, उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। और फिर प्रयत्न करने के बाद भी वो कई बार नहीं खुल पाती हैं। और अगर इसीलिए जिन लोगों में ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, दोनों लंग्स को मिला के 2/3 लंग अगर इसमें अफेक्ट हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं इस तरह के फाइब्रोसिस से, तो फिर इसीलिए रिकवरी भी बड़ा मुश्किल हो जाती है ऐसे लोगों में। और जब हम इसमें बाई प्रेशर ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं तो कई बार इसमें रप्चर हो जाता है जो लंग का टिश्यू है, और उससे फिर हमें एम्फाइसीमा हो जाता है, निमोथोरेक्स हो जाता है, जिसमें लंग के चारों तरफ एयर भर जाती है। सर्जिकल एम्फिसीमा होता है, जो एयर हमारे शरीर के बाहर भी आ जाती है, और वो जो अवस्था होती है बहुत गंभीर होती है, और इससे भी बहुत सारे रोगी नहीं निकल पाते हैं इस अवस्था से। तो इसलिए अगर जैसे हम लोग कहते हैं कि पहले हफ्ते में जब आपका इन्फ्लेमेशन अभी हो ही रहा है तो आपको उसी समय अपना लंग कैपेसिटी को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे दूसरे हफ्ते में जब ये इस तरह की अवस्था आ रही है उससे आप काफी हद तक बच जाएंगे। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और नेहा जी हमारे साथ कानपुर से कॉलर जुड़ी हुई है। नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ हेलो जी, अपना सवाल रखें आप। जी, क्या जानना चाहती हैं, अपना सवाल करें। एक्चुअली में हमको ना आज से 20-25 दिन पहले कोरोना के सिम्टम्स हुए थे जी। उसके बाद हमने कोरोना की सारी मेडिसिन वगैरह तो सब ली थी। आज फीवर वगैरह कुछ नहीं है, पर लूज मोशन आज भी हो रहे हैं, मतलब सुबह शाम लूज मोशन। मतलब हमने प्रोबायोटिक्स सब चीज कर रहे हैं, पर फिर भी अभी भी जो है लूज मोशन होती है। नेहा जी क्या आपने RT-PCR टेस्ट करवाया था? नेगेटिव आया था। नेगेटिव आया था जी। तो हमने मेडिसिन ली थी और अभी उस चीज को 20 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी लूज मोशन हो रहे हैं सुबह शाम। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर राजीव आपके पास आएंगे। हमारी कॉलर है नेहा जी, और इनकी प्रॉब्लम ये है कि कोरोना टेस्ट कराया था, वो नेगेटिव आया था, लेकिन उसके बावजूद सिम्टम्स बने हुए थे, तो मेडिसिन ली हैं। लगभग 20 दिन हो गए हैं। फीवर तो अब नहीं है, लेकिन डायरिया और कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। देखिए ऐसा है कि इन्होंने अपना टेस्ट कराया और इन्होंने RT-PCR नेगेटिव आ गया। अब आपको ये बता दें इस स्टेज पे कि 30% लोग जिनमें कोरोना होता है उनमें RT-PCR नेगेटिव आ सकता है। तो अगर इनको डायग्नोज किया गया है इनके बाकी सिम्टम्स के बेसिस पे कि ये कोरोना से अफेक्टेड लग रही हैं, तो इनको कोरोना के लिए जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो सारी मिल चुकी है।
और आपको ये बता दें कि एक बार जब सिम्टम्स आ जाते हैं, फीवर वगैरह होता है जो पहले 5-7 दिन जो सबसाइड होता है उसके बाद, और उसके बाद जब 10 दिन हो जाते हैं तो कोरोना का वायरस शरीर से खत्म हो जाता है। और जब ये वायरस खत्म हो जाता है तो इन्फ्लामेटरी, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, या एंडोथेलियल रिस्पॉन्स है, जो थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोजेनिक रिस्पॉन्स है जिसमें क्लॉट्स बनते हैं, ये वाले रिस्पॉन्सेज आते हैं और कई लोगों को डायरिया भी होता है। इसके लिए आप अपना जो फ्लूइड्स है उसका बैलेंस है वो उसको मेंटेन रखिए। कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं और कई बार आप ऐसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो आपको लेते हैं आप उसमें अपना इनिशियल फेज में आपको दिए जाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है, लीवोफ्लोक्सासिन दी जाती है। आपने जो भी लिया है हो सकता है उसके भी साइड इफेक्ट हो। आपको प्रोबायोटिक मिलते हैं मार्केट में और आपका फिजिशियन आपको बेटर सजेस्ट करेगा, आप उसमें उनके कैप्सूल्स ले सकते हैं। आपका जो फ्लोरा होता है, जो अच्छा बेनिफिशियल फ्लोरा होता है हमारी गट का, हमारी इंटेस्टाइन्स का, उसको रिप्लेनिश करना पड़ता है, उसको हमको वापस लाना पड़ता है जो कि मर चुका होता है हमारे एंटीबायोटिक खाने से। तो आप अपने फिजिशियन से एडवाइस लें, अपने फ्लूइड्स का ध्यान रखें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, और ये प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स जो हैं इनका सेवन आपको करने को बताएंगे आपके डॉक्टर, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक आपको शक है कि आपके शरीर में वायरस है, अब आपके शरीर से वायरस खत्म हो चुका, अगर था भी तो आपका टेस्ट नेगेटिव था, और अब वो खत्म हो चुका है, और अब आपकी फेस जो है वो दूसरी वाली चल रही है 7-8 दिन के बाद, जो कि फेस है इन्फ्लामेशन थ्रोम्बोजेनेसिस की। तो इसलिए जो अभी तक उपाय बताए, आप अपनी लंग की कैपेसिटी को अच्छा रखिए, अपने गले को स्मूथ रखिए, हल्की स्टीम लीजिए, बहुत तेज लेंगे। आजकल पता चल रहा है कि रेस्पिरेटरी पैसेज में हमारा म्यूकोसा भी जल जा रहा है कई लोगों का, तो आप उसको ध्यान रखें। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप बैलून फुला सकते हैं, स्पायरोमीटर मिलता है मार्केट में वो ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये तो जब होगा हम जब लगा देंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजीव आगे बढ़ेंगे और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बता दें आप। सर अपना नाम बता दें आप। रीना बात कर रही हूँ। जी रीना जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें, आप क्या जानना चाहती हैं? एक्चुअली अप्रैल में मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। नॉर्मल नज़ला जुकाम, गला खराब, बदन दर्द था, तो डॉक्टर ने एंटीजन टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया था वो। जी जी। तो उन्होंने बोला कि माइल्ड लक्षण है, दवाई दी 10 दिन की, ठीक हो गया वो। जी। तो अब कभी कभी कमजोरी लगती है, सर दर्द हो जाता है, जी बिल्कुल, बैठ के उठ रहे, चक्कर लग रहा है। ठीक है बीना जी, हम पोस्ट कोविड की ही बात कर रहे हैं लगातार, ये पोस्ट कोविड के सिम्टम है। आपका सवाल मैं डॉक्टर साहब के सामने रख देती हूँ। डॉक्टर MC मिश्र जी, आपसे अगला सवाल है। पहला तो हमारी दर्शक बीना जी यहाँ पर जानना चाहती हैं, समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे। इनको कमजोरी अभी भी बनी हुई है और काफ़ी लंबा समय हो गया है, पोस्ट कोविड का सिम्टम्स लग रहा है, लेकिन क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? अभी डॉक्टर सूद ने बहुत विस्तार से बताया, जैसे आपने पिछले दर्शक को बताया था, लगभग वही मीना जी को भी करना है कि अपने खाने का बहुत ध्यान करें और फ्लूइड इंटेक अच्छी हो, उसमें सब कुछ नारियल पानी, लस्सी और तरह तरह के ले सकती हैं, और फ्रेश फ्रूट्स, आजकल बहुत अच्छा फ्रूट्स आ रहे हैं, आम आ रहा है अगर इनको डायबिटीज़ नहीं है, और इसके अलावा बनाना है, उससे पेट का अच्छा रहता है। पर प्रोबायोटिक जैसे बता रहे थे डॉक्टर साहब, वो भी ले सकती हैं साथ में, जिससे आप उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लें, अगर शाकाहारी हैं तो दाल और राजमा है, चना है, इसका बना के पका के सेवन कर सकती हैं। पनीर ले सकते हैं, एग खाते हैं तो एग का प्रयोग कर लें, उबला हुआ या ऑमलेट बना के। इसके अलावा जो शाकाहारी लोग हैं तो मैं समझता हूँ खाने पे ध्यान देंगी, थोड़ी बहुत कमजोरी है ये भी ठीक हो जाएगी, समय देना पड़ेगा थोड़ा सा, और कई बार 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, जैसे डॉक्टर सूद ने भी कहा। कई कुछ लोगों को, अब डॉक्टर सूद ने जैसे अपना बताया कि 12 किलो वजन कम हो गया, तो नेचुरली इतना वजन अगर कम होता है तो कमजोरी ज्यादा होती है, और ये ठीक हो जाएगी, इनको चिंता करने की बात
नहीं है। जी बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए एम मिश्र जी, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। अपने दर्शकों को यहाँ पर ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया, तमाम जो सिम्टम्स हैं वो कुछ महीनों तक आपके शरीर में बने रह सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य और अपने शरीर का ख्याल, खान पान अच्छा करके हम पोस्ट कोविड की इस परेशानी से ज़रूर निजात पा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।